बहुत से लोग गाय को सिर्फ दूध से जोड़कर ही देख पाते हैं, लेकिन फिर पता चला कि हमारी गाय सिर्फ दूध के लिए नहीं है, बल्कि ये तो खाद की फैक्ट्रियां हैं। पर अब लोग फिर से समझ रहे हैं कि गाय तो कृषि या कहें संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। जब ये कहा जाता है कि गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है, तो इसका मतलब क्या है? गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो क्या इस आत्मा का आधार ही गाय है? जी, असल में गाय दूध, खाद, कृषि, औषधियों, पर्यावरण सुरक्षा से लेकर पूरे जीवन का आधार है। और आज कई वैज्ञानिक शोध भी इसे फिर से स्थापित कर रहे हैं। गाय के गोबर से खाद, ऊर्जा, गोकाष्ठ, प्रतिमाएं, जल शोधक, धूप बत्ती, कीटनाशक, दवाएं, वॉल प्लास्टर, ईंटें आदि तैयार किए जाते हैं। और वहीं गौमूत्र से भी खाद, कीटनाशक, औषधियां, अर्क, गोनाइल या कहें फर्श क्लीनर आदि तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में तो गाय के गोबर और गौमूत्र से करीब 70 उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, और हम गाय को सिर्फ दूध से ही जोड़ते हैं। पिछले कुछ समय से निराश्रय गायों के प्रति फिर से समाज में संवेदनाएं जागृत हुई हैं और अनेक नई गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। पर गायों का अपना घर तो किसान का घर है, जहां एक परिवार में परिवार के सदस्य के तौर पर गाय भी रहती है। जानकारों का कहना है कि निराश्रय गायों की बढ़ती संख्या का प्रमुख कारण है गायों को सिर्फ दूध देने वाला जानवर समझ लेना, जबकि गाय के मानव और प्रकृति पर परोपकार असीमित है। अगर गाय के सभी उत्पाद जो घरेलू स्तर पर ही तैयार हो जाते हैं उनकी जानकारी हो, तो क्या कोई गाय का दूध खत्म होने पर उसे यूं ही छोड़ देगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे जब गोबर और गौमूत्र से इतनी कमाई होगी तो दूध को कौन पूछेगा? असल में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो गौ पालन कर रहे हैं और उनके बिजनेस मॉडल में गाय के सभी उत्पाद हैं, लेकिन दूध बाई प्रोडक्ट है, यानी बिना दूध के ही पूरा कारोबार लाभकारी है। अब जरूरी यह है कि गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों के विषय में पूरी जानकारी रहे, और इसके लिए कई संस्थाएं कार्य कर रही हैं। गोबर और गौमूत्र के उत्पाद गांवों में हमेशा से बनते आए हैं, और आज इन उत्पादों की महत्ता और भी बढ़ गई है। गोवंश को केवल दूध के लिए माना गया, जबकि हमारे भारतीय शास्त्र इसके विपरीत बात बता रहे थे। गोमय वस्ते लक्ष्मी, वो आयुर्वेद के ग्रंथ होंगे, वो कृषि से संबंधित ग्रंथ हो गए, या हमारे वेद पुराण उपनिषद आर्ष ग्रंथ, उन सब में गोबर गोमूत्र की विशेष महत्ता। भागवत में लिखा था गोमूत्र वसते गंगा, हम आगे जाके बोल सकते गोमूत्र वसते अमृत। तो गोबर गोमूत्र को वरीयता इसलिए दी गई क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, और भारतीय कृषि और हमारी कृषि भूमि को गोबर गोमूत्र की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि अब वैज्ञानिक पूरी दुनिया में मानने लगे हैं कि कम से कम 16 तत्व भूमि के पोषण के लिए, उसमें सूक्ष्म जीवाणु की विशेष बहुलता, ये धरती के सुपोषण के लिए, जिसको सॉइल हेल्थ अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं, भूमि का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए इनकी नितांत आवश्यकता होती है, जो गोबर गोमूत्र में पर्याप्त मात्रा में है। इस पर गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र ने व्यापक शोध कार्य करते हुए गोबर से केंचुआ खाद, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी, गोमूत्र नीम, जरूरत पड़े तो लहसुन के साथ कीट नियंत्रण। आयुर्वेद में हमेशा से गाय के गोबर और गौमूत्र के उपयोग का जिक्र आता रहा है, और हाल में हुए कई शोध से ये पता चला है कि कई प्रकार के रोगों में गाय के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पाद बेहद उपयोगी हैं। इनसे बनी कई दवाइयों का पेटेंट भी लिया जा चुका है, और दुनिया हमारी देसी गायों के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पादों का लोहा मान रही है और इन्हें अपना भी रही है। देसी गाय के गौमूत्र अर्क को बायो एनहांसर माना जाता है, यानी ये एक ऐसा जैविक पदार्थ है जो दवाओं, औषधियों आदि के प्रभाव को
और बढ़ा देता है। पंचगव्य अर्क आदि का विज्ञान क्या है और क्या है इनके प्रभावी उपयोग? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने के प्रयास आज पहले से अधिक किए जा रहे हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र के उत्पाद जैसे पंचगव्य, अर्क, धूप बत्ती आदि का अर्थशास्त्र क्या है और क्या इन्हें गांवों में कुटीर उद्योग के तौर पर विकसित किया जा सकता है? ग्रामीण विकास, कृषि और देसी गौवंश पर बेहद सार्थक कार्य किए जा सकते हैं। पहली रोटी गाय की घर के लिए होती थी। हमको गाजर, केला, ककड़ी, उनको कच्चा आहार, गोग्रास देना हमारी परंपरा है। गोग्रास देना जरूरी है। रोज नित्य गौ सेवा, शास्त्र ने इसकी बहुत महिमा बताई है। गाय को सहलाने से लोगों के ब्लड प्रेशर ठीक हो रहे हैं। देशी गाय का घी नाक में रात को डाल रहे हैं, 2 बूंद तकिया लगाए बिना, तो लोगों के लकवा से लेके संधिवात, बहुत तरह तरह के रोग, नींद नहीं आना, मिर्गी या जिसको बोलते हैं आधा सीसी, ये सब ठीक हो रहा है। और इसके साथ साथ देशी गाय के बारे में शास्त्र बोल रहा है, जो वैज्ञानिक शास्त्र हैं, कि सुबह गाय के दर्शन किए तो सारे पाप नष्ट होते, क्योंकि पाप को आयुर्वेद में रोग भी बोला है और पाप को हमारे जो पूर्व जन्मकृत बोलिए जो हमारी कुछ गलतियां हो जाती है। और गाय के बारे में पता है कि गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा। ये इसलिए बोला गया कि गाय धरती पर चलता फिरता जीवन, गाय के चरणों की धूल मस्तक में लगे तो सारे तीर्थों में स्नान का महत्व पता है। तो गाय को गोग्रास देने का, क्योंकि हमारा समाज का कृतज्ञ भाव था, वो कृतज्ञ कभी नहीं था। तो गोवंश जो धरती पर इतना सब कुछ दे रहा है, हम उसके पेट में प्लास्टिक जा रहा है, कचरा जा रहा है, वो दर दर की ठोकर खा रही है, ये समाज की कमजोरी है। इस गोवंश की तरफ नज़रिया बदलना पड़ेगा। ये गोवंश फिर से हमको जीवन दे सकता है, जीवन दे रहा है। ये अलग अलग क्षेत्रों में देश भर में चल रहा है। इस क्रांति को घर घर तक ले जाना है। आवश्यक ये है कि अधिक उत्पादन को वरीयता देने के बजाय किसानों की आय को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ऐसी नीतियों को अपनाया जाए जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले, बढ़ती आबादी को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन देने वाला फसल चक्र पनपे तथा गांव में रहने वाले लघु और सीमांत किसानों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, कारीगरों और दस्तकारों समेत सभी परिवारों को रोजगार के समान अवसर प्रदान करते हुए उनकी वर्तमान आय के स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। हमारा भारतीय गोवंश क्यों कामधेनु है, इसी संबंध में कुछ प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। गौशालाओं में गोबर से खाद, चाहे सूखी हो या तरल, वर्मी कंपोस्ट बनाना अनिवार्य होना चाहिए, वरना सीमित दान के स्रोतों से कितना कार्य हो सकेगा। एक कदम उन्नति की ओर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। जानकारों का कहना है कि निराश्रय गायों की बढ़ती संख्या का प्रमुख कारण है गायों को सिर्फ दूध देने वाला जानवर समझ लेना, जबकि गाय के मानव और प्रकृति पर परोपकार असीमित है। गाय के गोबर व गौमूत्र के उत्पादों की व्यवस्था से किसानों की आय बढ़ने के साथ साथ खेती पर अतिरिक्त लोगों का बोझ भी घटेगा और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। गांव से शहरों की ओर हो रहे पलायन पर भी रोक लगेगी। मैं 2013 में मेरी केमिकल इंजीनियरिंग की पदवी हासिल करके मैं मुंबई में जॉब करता था। 1-2 साल जॉब करने के बाद फिर 2014 में नागपुर में आया। नागपुर में भी मैं किसी कंपनी में 32 घंटा काम करता था। मैंने सोचा क्यों ना अपन अगर लोगों के लिए अगर 32 घंटा काम करते हैं तो अपन खुद का ही बिजनेस ना शुरू करें। इसीलिए मैं 2015 में 4 एचएफ गैया से मेरा गौपालन शुरू किया और उस 4 गैया से मुझे अच्छी खासी
प्रॉफिट होता था, इसीलिए मैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने बैंक से लोन लिया और 20 गैया का डेयरी फार्म शुरू किया। देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से जो अपन प्रोडक्ट तैयार करते हैं 7 से 8 प्रकार के, उसमें केचुआ खाद है, धूप स्टिक है, फेस पैक है, मच्छर कॉइल है, मंजन है, कीट नियंत्रक है। तो ये जो केचुआ खाद की अगर बात करते हैं तो केचुआ खाद बनाने को 1 किलो केचुआ खाद बनाने के लिए पूरा लागत पैकेजिंग तक अपने को 6 रुपये उसकी MRP आती है और 7,000 रुपये टन के हिसाब से अपने बेचते हैं, यानी एक टन के ऊपर 1,000 रुपये इसका प्रॉफिट रह जाता है। धूप स्टिक बनाने के लिए अपने को 7 रुपये, यानी एक पैकेट बनाने के लिए 7 रुपये लागत लगती है और इसको अपन 8.5 रुपये में डिस्ट्रीब्यूटर को बेचते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से जो अपने देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपये तक दूध, दही, पनीर, घी और ये जो गोबर और गौमूत्र के जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उससे 1.5 लाख रुपए तक आवक होती है। अगर किसान गांव की ओर पूंजी प्रवाह मोड़ना है तो खेती को लाभकारी बनाना आवश्यक है और जैविक खेती की ओर फिर से जाना भी जरूरी है। जैविक खेती के लिए देसी गौवंश की अहमियत आज सभी समझते हैं। पूंजी की प्रकृति है कि जहां लाभ वहां पूंजी, और देसी गाय को लाभकारी बनाए बिना हम अपने बहुमूल्य गौवंश का संरक्षण और संवर्धन नहीं कर सकते। हमारा भारतीय गोवंश क्यों कामधेनु है, इसी संबंध में कुछ प्रयास किए जाने आवश्यक है। गौशालाओं में गोबर से खाद, चाहे सूखी हो या तरल, वर्मी कंपोस्ट बनाना अनिवार्य होना चाहिए, वरना सीमित दान के स्रोतों से कितना कार्य हो सकेगा। और अनेक राज्य सरकारों ने ऐसे प्रयास शुरू कर दिए हैं। गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं और इनसे जनरेटर चलाने के अलावा बायोगैस को सिलेंडरों में भरकर वाहनों को चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अगर बड़े बायोगैस संयंत्र लगाए जाएं और उनके लिए हर किसान से गाय के गोबर की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया जाए तो इससे बायोगैस संयंत्र के लिए निरंतर फीड मिलता रहेगा और किसानों को आमदनी का नया जरिया भी मिल जाएगा। बायोगैस से निकलने वाली स्लरी या गार जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, उसे संभव हो तो सीधे खेत में उपयोग में लाया जाता है या फिर उसमें से ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ अलग कर लिया जाता है। ठोस पदार्थ को खेत में खाद के रूप में सीधे उपयोग में लाया जाता है और तरल पदार्थ और गौमूत्र से लिक्विड बायो फर्टिलाइजर यानी तरल जैव उर्वरक बनाए जाने लगे हैं। गाय के गोबर का बेहद तेजी से लोकप्रिय हो रहा एक उत्पाद है गोकाष्ठ यानी गोबर की लकड़ी। कई राज्य सरकारों ने तो अंत्येष्टि के लिए कुछ मात्रा में गोबर की लकड़ी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया है। असल में पेड़ काटने का सीधा प्रभाव पहले से ही खराब हो रहे पर्यावरण पर होता है, लेकिन गोबर की लकड़ी के उपयोग से जंगल भी कटने से बचेंगे और किसानों के लिए रोजगार व आमदनी के लिए नए स्रोत भी सृजित होंगे। गौमूत्र से कीट नियंत्रक बनता है, एक गौ अर्क बनता है और जो उपला जिसको ईंधन के रूप में हम उपयोग में करते हैं। यहाँ हमने जाना कि उपला को जलाने से वातावरण में बहुत शुद्धि आता है, मच्छर मक्खियाँ भी नहीं रहती, यहाँ हमने देखा। इसके साथ साथ जैसे गोबर से संबंधित केचुआ खाद और ये जो कंपोस्ट खाद, उपला, ये सब बनाना सीखा। साबुन, उपटन पाउडर, गोमूत्र से गो अर्क, कीट नियंत्रक और बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई गई। मूत्र और गोबर से किसान को कैसे आमदनी मिले। जब तक किसान को
मूत्र और गोबर से आमदनी नहीं होता है तो दूध की आमदनी से जो है सो किसान नो लॉस नो प्रॉफिट पर चला जा रहा है। जब हम गोबर की आमदनी लेना शुरू करेंगे उसी को यहाँ हमारी इच्छा थी कि हम ये सीखें और यहाँ सीखने का मौका मिला। जैसे साबुन बनाना, टूथपेस्ट बनाना, धूप बनाना, लेप लगाने वाला बनाना, कॉइल बनाना, इतने प्रोडक्ट को हमने यहाँ उसके बाद ये कीट नियंत्रण करने का भी कला जो है सो यहाँ सीखा। हम लोगों ने गोबर और पंचगव्य से बनने वाली कई पदार्थों को जाना, जैसे दंत मंजन, हमारे मच्छर मारने की ये कॉइल्स और भी कई चीज़ें, और अगरबत्ती, धूप बत्ती वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ सीखा है। और भी कई चीज़ें हैं जो कि अभी कई चीज़ें बाकी हैं जिससे कि हमारे दिन प्रतिदिन लाभ हो और जो भारतीय गौवंश संवर्धन समिति है इसका पूरा काम हो सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की हमेशा से महती भूमिका रही है। गाय के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पाद न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी का स्रोत हैं, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। एक कदम उन्नति की ओर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक कदम उन्नति की ओर। गौशालाओं में बायोगैस संयंत्र लगाए जा रहे हैं और इनसे जनरेटर चलाने के अलावा बायोगैस को सिलेंडरों में भरकर वाहनों को चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। हलवाई, हवन आदि के लिए भी इन्हीं गोकाष्ठ का उपयोग किया जाना चाहिए और इसके लिए आम लोगों का जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। अगर लोग इन गोकाष्ठ को खरीदने की मांग करेंगे तो अपने आप इनका उत्पादन बढ़ेगा और गुणवत्ता में भी सुधार होगा। एक और उत्पाद है गोबर की प्रतिमाएं। पिछले कुछ समय से लोगों में पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग गणेश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन आदि के लिए इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण हितैषी विकल्पों की तलाश में हैं और इसके लिए गाय के गोबर से बनी सुंदर प्रतिमाएं बेहद प्रासंगिक साबित हो रही हैं। इसके साथ ही गोबर के बने गमले भी काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। कई लोग इन गमलों में छोटा पौधा लगाकर दे रहे हैं और इन पौधों को गोबर के गमले समेत मिट्टी के गमले में लगा देने से करीब 3 साल तक कोई खाद देने की जरूरत ही नहीं होती। गोबर के गमलों के कुटीर उद्योग को सफल बनाने के लिए हर नर्सरी में पौधों को काले पॉलिथीन में रखने के बजाय गोबर के गमलों में रखा जाए और सरकारी कार्यक्रमों में मेहमान को सम्मान में पौधे देने की परंपरा को कायम रखते हुए इसे भी गोबर के गमले में दिया जाए। इसके अलावा गौमूत्र, अर्क, गोनाइल, धूपबत्ती और अग्निहोत्र कंडों का निर्माण भी तेजी पकड़ रहा है और शहरों में गौमूत्र, अर्क, गोनाइल, धूपबत्ती और अग्निहोत्र कंडों की मांग में इजाफा होने के कारण इन्हें ऑनलाइन बेचा भी जाने लगा है। गोबर और अन्य जड़ी बूटियों के उपयोग से बनने वाली मच्छर भगाने वाली कॉइल भी बेहद लोकप्रिय हो रही है, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। इस कॉइल को बनाने की लागत बेहद कम है और ये मच्छर व अन्य कीटों को भगाने में तो कारगर है ही, साथ ही इसका शरीर पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता। जिस प्रकार से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में सभी प्राकृतिक संघटकों से तैयार ये कॉइल बेहद उपयोगी है। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र की खाद व कीटनाशक भी
किसानों के लिए बेहद महत्व के हैं। एक तो इन्हें बनाने के सभी पदार्थ किसानों के पास उपलब्ध होते हैं और दूसरा गोबर व गौमूत्र से तैयार इन खाद व कीटनाशकों को तैयार करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। भारतीय वंश के स्वस्थ गाय का गोमूत्र को हमको पकड़ना है और वो गोमूत्र को पकड़कर हम उससे अलग अलग दवाइयों में उसका उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए गोमूत्र अर्क बनता है। अब अर्क का उपयोग हम घाव धोने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद मुंह में जो हमारा कड़वापन या बांस आता है उसके लिए भी मुंह में उसका कुल्ला कर सकते हैं। त्वचा में खुजली आ रही है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जॉन्डिस है या फिर कैंसर है, इन सब में गोमूत्र अर्क का बहुत उपयोग है। और इसलिए अपने अपने गांव में सबको ये चीज़ें प्राप्त होने के लिए हम जिला स्तर पर भी इस तरह के औषधि निर्माण की शाला बना सकते हैं और तरह तरह की औषधियाँ बना सकते हैं। मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, गत 3 साल से थी। 3 साल से 1 साल हो गया। मैं आज तो यहाँ आने से गौ सेवा का काम कर रहा हूँ। गौ की पीठ के ऊपर से रोज हाथ घुमाता हूँ सुबह शाम। उससे मेरी बीपी की तकलीफ आज पूरी तरह बंद हो गई है। बीपी की गोलियाँ भी बंद हो चुकी है मेरी, और आज भी बीपी की 130/85 है मुझे। और जो सांस ज़्यादा लगती थी वो सांस कम होते जा रही है। गर्दन का सर्वाइकल का तकलीफ थी वो भी कम होते जा रही है अभी धीरे धीरे। और 1 साल में आज देख रहा हूँ मैं, 1 साल से जो मेरी सेहत का जो परिवर्तन आया है सेहत में, वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा वजन 58 किलो से आज 62 किलो के ऊपर हो गया। यानी खाने पीने का, रहन सहन का, गौ माता की इसमें जो सेंद्रीय खाद का खाना मिल रहा है अच्छा, और गौमूत्र सेवन से मुझे जो बीपी की वगैरह तकलीफ थी ये तो सारी उसी से दूर हुई है, गौमूत्र सेवन से। और गौमूत्र सेवन से बाकी की भी दूसरी जो बीमारियां हैं वो भी कम पूरी तरह निकल जाती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय की हमेशा से महती भूमिका रही है। गाय के गोबर और गौमूत्र से बने उत्पाद न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आमदनी का स्रोत है, बल्कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। गोबर और गौमूत्र से बने उत्पाद जैसे धूप बत्ती, मच्छर भगाने की कॉइल, अर्क, प्रतिमाएं, दीवारों के लिए प्लास्टर, ईंटें, गोनाइल, गोबर की लकड़ी, बायोगैस, खाद, कीटनाशक आदि सब बेहद महत्व के हैं और इन्हें तैयार करना भी बेहद आसान है। और सबसे बड़ी बात कि इनमें उपयोग होने वाले पदार्थ ग्रामीण स्तर पर ही आसानी से मिल जाते हैं। कई संस्थान इन उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अनेक ग्रामीण युवा इन उत्पादों की ट्रेनिंग लेकर नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। गाय से हमें पोषण से लेकर औषधियां, खाद, कीटनाशक, ऊर्जा आदि सब प्राप्त होते हैं। गाय की खोई हुई प्रतिष्ठा लौटाने के लिए और फिर से पर्यावरण हितैषी कृषि तकनीकों को प्रासंगिक बनाने के लिए गोबर व गौमूत्र के इन तमाम उत्पादों को अपनाएं और साथ ही ये भी आवश्यक है कि जितना संभव हो इन उत्पादों का अपने ग्रुप में, अपने मित्रों के बीच में प्रचार करें। इससे न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पूंजी का प्रवाह मोड़ने में सफलता मिल सकेगी, बल्कि पर्यावरण सुरक्षित रखने के साथ साथ कम लागत पर अच्छे व प्रभावी उत्पाद तैयार करने में मदद भी मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेहद सार्थक आमदनी का जरिया स्थापित हो पाएगा, जो न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारत के उज्जवल व उन्नत भविष्य के लिए भी एक आशा भरा प्रयास होगा। अगली कड़ी में देखिए सुगंधित तेल, खेती भी आमदनी भी। पिछले कुछ समय से देश और विदेश में सुगंधित तेल की मांग तेजी से बढ़ी है। इनके गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धन गुणों के कारण और बढ़िया आमदनी की वजह से आज कई किसान इन सुगंधित तेलों को तैयार कर रहे हैं। सुगंधित तेलों से संबंधित पौधों और तेल बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।
हैं।